सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस क्लास में हम आपके सीटेट 2015 सीटेट जो आपका पेपर हुआ था फरवरी 2015 में, उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। गणित के 300 प्रश्नों को हल यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के जितने भी पेपर्स हैं आपके, वह मैं सॉल्व करा चुका हूं आपको, ठीक है। तो 2022 तक के जितने पेपर हैं और इससे पहले के सभी पेपर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे सॉल्व, सभी सब्जेक्ट्स के। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जरूर विजिट करिएगा और जरूर सभी पेपर्स को सॉल्व करके जाइएगा, अपने तैयारी को बेहतर बना के जाइएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। 6251, 6521 और 5621 में 5 का स्थानीय मानों का योगफल है। अब देखिए 6251 लिखा है, इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 गुणे 5 है दहाई के स्थान पे, तो 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 50। और इस तरीके से इसमें देखिए 6521 में है 5 सैकड़े के स्थान पे, तो 100 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 500। अब इसके बाद देखिए 5621 में 5 जो है वह हजार के स्थान पे है, तो 5 गुणे 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5000। अब देखिए 5000 धन 500 धन 50, तो ये हो जाएगा 5550, यानी कि 5550। तो दूसरा जो ऑप्शन है 5550, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है यह बताना है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। तो एक सम संख्या जैसे कि 8 है और एक विषम संख्या जैसे कि 5 है, का अंतर एक विषम संख्या ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है एक सम संख्या हो सकता है, तो ये गलत है। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। दो विषम संख्याएं जैसे कि 3 और 5 और एक सम संख्या जैसे कि 8, इन सब का जोड़ क्या होगा? 8 8 16, जो कि एक सम संख्या है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा भी देख लीजिए, 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, ये गलत हो जाएगा। 3 विषम संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। विषम संख्याओं का आप गुणा करिए। देखिए विषम संख्या 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना होता है? 27 होता है, तो एक सम संख्या नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है, दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33। 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है, जिसकी माप 8 गुणे 8 सेमी है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी? अब देखिए पहले बता दिया गया है कि एक जो डिब्बा है वह घनाकार है, एक जो डिब्बा है वह घन के आकार का है। इस तरीके से ये आपका हो गया एक घन, और घन का जो ये है तली जो है वह वर्गाकार है, मतलब ये 8 है और ये 8 है। अब ऊंचाई आपको पता लगाना है और इसका आयतन आपको दे दिया गया है कि 1 लीटर है, ठीक है। और 1 लीटर में मैंने आपको बताया है 1 लीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब वॉल्यूम हमको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, जैसा कि दिया गया है 1 लीटर जूस का डिब्बा। और लंबाई हमें पता है 8, चौड़ाई हमें पता है 8, ऊंचाई हमको नहीं पता है h, ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा h बराबर 1000 बटे 8 गुणे 8, ठीक। अब देखिए काटिए, 8 को 4 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, फिर देखिए ये कट जाएगा 2 5 0, इतने बार में फिर 2 से काटेंगे तो 125, तो 125 बटे 8, 125 बटे 8। अब 8 से काटिए तो 8 एक 8 और बचा 4 और 8 पच्चे 40 और फिर बचेगा 5 और 8 छक 48, तो 15.6 आ रहा है, जिसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली देखिए किसके अधिकतम समीप बोला है,
15.6 को 16 भी लिख सकते हैं, तो 16 के सबसे समीप है, तो दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के पाठचर्या अपेक्षा के साथ मेल नहीं खाता है। मतलब कि प्राथमिक स्तर पे जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस गणित पढ़ाने का क्या अपेक्षा रहता है, क्या उद्देश्य रहता है, इससे क्या यहाँ पे बात लिखी हुई है जो मेल नहीं खाती है। पहला देखिए यहाँ पे है, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। देखिए पहला ही ऑप्शन पे आपको डाउट हो रहा है, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो होता है यहाँ पे बोला गया है कि वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण। देखिए अलग अलग डेटा जो लिखा रहता है, अलग अलग जो डेटा होता है उससे हम उसका विश्लेषण कर पाए और निष्कर्ष निकाल पाए, बच्चे ये कर पाए, तो ये हमें अपेक्षा नहीं होती। तो यही ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसीलिए यह सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी आप देख लीजिए। दैनिक जीवन के तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। तो दैनिक जीवन में बिल्कुल तार्किक प्रणाली का विकास और गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, तो ये उद्देश्य होता है, ये अपेक्षाओं के साथ मेल खाता है। इसी तरीके से बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, तो ये भी सही है, ये भी अपेक्षा होती है। तो इस तरीके से जो गलत ऑप्शन है वह पहला है, जो नहीं, इसीलिए पहला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। मुख्य ध्येय है, जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको चारों ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो सबसे सटीक उत्तर हो उसको सही लगाना। देखिए विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, तो दूसरा है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, तीसरा है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, और चौथा है ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। अब यहाँ पे देखिए, आप विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ये आपको सही लग रहा होगा। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना और बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। आप समझिए कि गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, बच्चे में छुपी जो गणितीय प्रतिभा है उसको निखारना, उसका विकास करना, तो यही हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। किसमें? स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि करने के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, परिकलन कौशलों में संवर्धन में, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। तो 10 ग्राम बिंदु का खेल, प्रतिरूप, यह सब क्या करते हैं? स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थी से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान, समझबूझ, रचना और सृजन या अनुप्रयोग। तो देखिए, आकृतियों का उपयोग करके बच्चों को अलग अलग रचना करनी है, यह शिक्षक ने बोला है। तो इससे उसकी जो अलग अलग रचना करने की क्षमता है, सृजन करने की जो क्षमता है वह बढ़ेगी। तो इसलिए जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, रचना सृजन, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं
प्रश्न संख्या 38 है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। संख्या प्रणाली के लिए समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। तो इसमें से देखिए कक्षा 4 का एक छात्र है अर्जुन, जब उससे आप पूछते हैं संख्या प्रणाली पर आधारित जो भी प्रश्न है तो वह बता लेता है, लेकिन जब उससे लिखने को आप बोलते हैं तो लिखने में गलतियां करता है। तो ऐसे में उसकी इस गलती को आप कैसे दूर करेंगे, यह प्रश्न में पूछ रहा है। अब ऐसे में बच्चा, देखिए बच्चे को आता तो है लेकिन बच्चा जो है वह लिखने में केवल गलती कर रहा है, मतलब उसकी समझ पूरी डेवलप हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है, जो खाली स्थान वाले प्रश्न होते हैं उसमें आधा हल रहता है और आधा भरना रहता है। तो यह सबसे अच्छा उपचारात्मक तकनीक ही होगा बच्चे के लिए। तो उसको एक कार्य पत्रक देना चाहिए जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। तो खाली स्थान वाले प्रश्न कराएंगे बच्चे को तो वह सीख जाएगा। इसके बाद तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, ऋण 1 धन 2 और ऋण 3 धन 4, ऋण 5 धन 6, ऋण 7 धन 8, इसी तरीके से देखिए चलता जा रहा है और 1000 तक जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए पहली जो संख्या है वो माइनस में है, दूसरी संख्या जुड़ रही है। तो ऋण 1 धन 2 इसका कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, इसी तरीके से ऋण 3 और धन 4 ये क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से देखिए ऋण 5 और धन 6 कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से ऋण 7 और 8 ये भी 1 आएगा। और ये कहां तक जा रहा है, 1000 तक। इसी का मान आपसे पूछ रहा है क्या है। तो अब देखिए 1000 तक संख्या है और इसके कितने जोड़े बनेंगे, 500, मतलब कि आपको एक 500 बार मिलेगा। ठीक है, तो एक 500 बार मिलेगा और धन 1 मिलेगा। तो 1 धन 1 फिर धन 1, इस तरीके से 1 को 500 बार अगर जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, 500। तो चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा 500, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 40 है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल है। देखिए एक वर्ग का जो परिमाप है वह 44 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप ये होता है 4 × a, 4 गुणे भुजा। ठीक है, जो कि दिया गया है 44, 4a 44 है, यानी कि a कितना हो जाएगा, 11। वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 11। ठीक, अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक आयत परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, मतलब कि आयत का भी परिमाप कितना है, आयत का भी परिमाप है 44। ठीक, अब बोल रहा है कि आयत की जो लंबाई है, लेंथ जो है l, वह वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि 11 धन 5 होगी। 11 धन 5 कितना हो जाएगा, 16। तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का आपको योगफल बताना है। अब देखिए आपको पता चल गया कि ये 16 है। अब देखिए अगर आयत के परिमाप की बात की जाए, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है यह 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 44 बराबर 2 और लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई क्या है, लंबाई यहाँ पे 16 है और धन b। अब इसको निकालिए तो ये हो जाएगा 44 और 2 का गुणा 16 में होगा 32 हो जाएगा और बराबर के इधर भेज देंगे तो ऋण 32 हो जाएगा और 2b, और 2b बराबर आ जाएगा 12 के और b बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो भुजा कितनी हो गई, 6। अब एरिया अगर आयत का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 16 गुणे 6। तो एरिया कितना आ जाएगा, 6 चौक 36 और 3 16 छक 96। तो ये हो जाएगा एरिया 96। और इसके बाद यहाँ पे वर्ग का अगर एरिया देखा जाए, वर्ग का एरिया अगर देखा जाए तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 121। 121 और 96 जोड़ लीजिए
तो कितना आ जाएगा 7 और 1 और 2 217। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन आ जाएगा 217, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आयत, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको बस आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना था। दोनों का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा था, उससे पहले आपको दोनों का भुजा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो भुजा निकाल लोगे आप तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे, बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41 है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। मतलब कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित क्यों पढ़ाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो पहला जो ऑप्शन है संख्यात्मक कौशलों का विकास, यह बिल्कुल सही है। यह एनसीएफ 2005 के गणित शिक्षण का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची। अब देखिए रवि की बात की जा रही है जिसके पास है 3 दर्जन चॉकलेट। 3 दर्जन चॉकलेट का मतलब रवि के पास कितनी चॉकलेट है, 12 गुणे 3, यानी कि ये हो जाएगा 36 चॉकलेट। अब उसने पड़ोसी को कितना चॉकलेट दिया, देखिए यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना चॉकलेट उसने बांटा है, लोगों को दिया है, वह हम घटा देंगे कुल जो 36 उसके पास चॉकलेट्स थी। तो सबसे पहले जितनी चॉकलेट्स उसने बांटी है उसको हम जोड़ लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, तो जो पड़ोसी को चॉकलेट दिया उसने कितना दिया, 1/3 भाग दिया, यानी कि 36 का 1/3 कितना हो जाता है, 12, 1 दर्जन। तो 12 चॉकलेट उसने दे दी पड़ोसी को। फिर 1/6वां भाग दिया है रेहाना को। रेहाना को कितना दिया होगा, 1/6वां भाग दिया है, तो 1/6 गुणे 36, यानी कि 6 चॉकलेट उसने रेहाना को दिया। फिर अपनी बहन को उसने 1/4 भाग दिया है, यानी कि 1/4 गुणे 36, 36 का 1/4 आ जाएगा 9, यानी कि उसने कुल कितनी चॉकलेट बांट दी, 12 और 6 हो जाएगा 18 और 9 हो जाएगा 27। तो 36 माइनस 27 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची है, रवि के पास 9 चॉकलेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 43 है। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की अवस्था करने में सक्षम है, वह अवस्था है। अब देखिए एक बच्चा है जो सभी जोड़ घटाना गुणा भाग कर ले रहा है और भिन्नों को समझ रहा है, यानी कि बटे वाले जो चीजें हैं उनको समझ रहा है। तो यह जो अवस्था होती है बच्चे की, यह अवस्था होती है संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा ऑपरेशनल फेज, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 44 है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह, गुणे का जो चिन्ह होता है, से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है, क्या कर रही है, कौन सा नियम फॉलो कर रही है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन, कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण, और दूसरा है मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। तो यह बिल्कुल सही है। बिल्कुल जो अध्यापिका है वह यही करना चाह रही है, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर। जो बच्चे का पहले से बना हुआ जो कॉन्सेप्ट है उससे नया कॉन्सेप्ट बनाने की वह कोशिश कर रही है, उसके अंदर नए कॉन्सेप्ट को बिठाने की कोशिश कर रही है। अब इसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा तो सही है ही,
तीसरा विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना, और चौथा है गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना। तो अभी तो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सफल बच्चे असफल बच्चे और किसी चीज की बात ही नहीं है, बस बात है जो पहले से बने हुए कॉन्सेप्ट है बच्चे को उसमें आगे जोड़ के नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 45 है। यहाँ पे देखिए, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास देखिए यहाँ पे ऑप्शंस ब्लर हो गए हैं, मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ। तो देखिए, उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ये ऑप्शन जो है आपका पहला वाला जो था वह सही होगा। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विद्यार्थी जो उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अब देखिए, गणित का जो मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप होता है वह क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वह प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? तो देखिए, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो यही ऑप्शन सही है। जो वैदिक गणित का इस्तेमाल होता है वह गणित में गणना के कौशल और उसमें गति प्राप्त करने के लिए होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राथमिक अवस्था में जो गणित होता है उसमें रचनात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर निहित है, मतलब कि आप जब यह मूल्यांकन करते हो बच्चे का कि बच्चा कितना सीख पा रहा है या क्या चीजें हम सिखा पा रहे हैं, तो इसमें क्या चीजें अंतर्निहित होती हैं यही आपको बताना। देखिए, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों के ग्रेड, श्रेणी और रैंक की स्थिति। और चौथा ऑप्शन है अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना। तो यही चौथा जो ऑप्शन है, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना। देखिए, बच्चा कैसे क्या सीख पा रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, यह चीज पहचानना, और शिक्षण आप किस तरीके से चीजों को पढ़ा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, इसको पहचानना है। तो यह होता है प्राथमिक अवस्था पे गणित के रचनात्मक मूल्यांकन में जो चीजें अंतर्निहित होती हैं। तो चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 49 है, एक शिक्षक गणित के समप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करते हैं, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती हैं और उन्हें चर्चा में शामिल करती हैं। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती हैं? तो यहाँ पे एक शिक्षिका की बात की जा रही है। एक शिक्षिका गणित के समप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, मतलब गणित के जो भी वह कॉन्सेप्ट हैं उन्हें सिखाती हैं और विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती हैं और उन्हें चर्चा में शामिल करती हैं, मतलब बच्चों से डिस्कस करते हुए चीजें, उनसे पूछते हुए सारी चीजें करते हुए करती हैं। ठीक है, वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती हैं? तो वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती हैं? चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए,
एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए गणित शिक्षण में संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो वह यह जो करती हैं वह करती हैं एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती हैं। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती हैं। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषताएं प्रदर्शित करता है। अब देखिए, कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक विद्यार्थी है शैलजा। उससे शिक्षिका ने एक आकृति जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, उसके परिमाप के बारे में पूछती हैं। तो शैलजा जो है वह क्वेश्चन को हल तो कर ले रही है, परिमाप तो निकाल ले रही है, लेकिन वह क्या कर रही है, वह इसका व्याख्या अपने शब्दों में नहीं कर पा रही कि हाँ परिमाप इसका कैसे निकला और कैसे निकालते हैं इसका परिमाप। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लग रहा है। पहला है, देखिए, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, कम आत्मविश्वास स्तर व कम गणितीय कौशल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। तो तीसरा जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य है? तो दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है। कक्षा 5 आ के 13 विद्यार्थी तथा कक्षा 5 बा के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। अब देखिए कक्षा 5 आ के, जैसे ए सेक्शन बी सेक्शन होता है, वैसे कक्षा 5 आ के 13 विद्यार्थियों द्वारा जो लेखन प्रतियोगिता में जिन्होंने हिस्सा लिया है उनके द्वारा जो अंक अर्जित किया गया है वह यहाँ पे लिखा गया है 13 विद्यार्थियों के द्वारा। और कक्षा 5 बा के जो बी सेक्शन के बच्चे हैं 5 के, उनके द्वारा जो अंक अर्जित किया गया है 15 विद्यार्थियों के द्वारा, ये यहाँ पे लिखा गया है। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 आ का औसत प्राप्तांक अधिक है। दूसरा ऑप्शन है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हैं। अब तीसरा है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत एक सा है। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। तो अब इन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए औसत की बात हो रही है, तो आप सभी को जोड़ करके औसत निकाल सकते हैं, सभी का संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे 13 अंकों को जोड़ के 13 से भाग कर सकते हैं और यहाँ 15 को जोड़ के 15 से भाग कर सकते हैं, तो औसत आपको मिल जाएगा। तो औसत जब आप निकालोगे तो कक्षा 5 आ का जो औसत होगा वह आपको अधिक मिलेगा। आपको सभी अंकों को जोड़ना है और बटे में 13 से भाग करना है और इसी तरीके से बा में 15 को जोड़ना है और 15 से भाग करना है। यहाँ पे देखिए 0 0 आ रहा है, तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औसत जो है वह कम हो जाएगा। 2 विद्यार्थी तो पहले 0 पा चुके हैं और यहाँ 13 विद्यार्थी में किसी ने को 0 नहीं मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 आ का औसत अंक अधिक है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन हो जाएगा यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है।
6/5 में कितने 1/10 हैं। अब जैसे कहा गया कि 4 में कितने 2 हैं, तो 4 में 2 से भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 4 में 2 हैं। तो इसी तरीके से 6/5 में कितने 1/10 हैं, यह निकालने के लिए 1/10 से 6/5 में भाग कर दीजिए। 10 का गुणा ऊपर अंश में हो जाएगा, ठीक है। या इसे आप इस तरीके से पलट के लिख सकते हैं गुणे के रूप में 10/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 से काट दीजिए 10 को 2 बार में और आ जाएगा कितना, 12, 6 दूनी 12। तो 6/5 में 12 1/10 है। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा 12, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54 है। 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। तो देखिए 11 से भाग देना है 1,11,000 1,10,111 में। तो अब भाग दीजिए। तो देखिए पहले एक बार जाएगा और ये हो जाएगा 11, पूरा पूरा कट जाएगा। फिर देखिए शून्य उतरेगा, अब शून्य में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या होगा, फिर शून्य बढ़ा देंगे। फिर देखिए 1 उतरेगा, अब 1 में भी भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ शून्य बढ़ा देंगे। फिर 1 उतरेगा, अब इसके बाद देखिए एक बार भाग जाएगा और यह पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, 1। क्या बच गया, 1 बच गया। तो यह क्या हो जाएगा, अब 1 में नहीं भाग जा रहा है, ठीक है। अब 1 में नहीं भाग जाएगा तो यहाँ क्या कर देंगे, शून्य बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया भागफल और ये है शेषफल 1, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 1 0 0 1, यानी कि 10,011 10,011। तो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे है, में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें से क्या घटाया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए, तो ये इसके गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि यह प्राप्त हो जाए। तो दोनों संख्याओं का अगर हम अंतर ले लेते हैं, मतलब कि 102 गुणे 201 करने के बाद जो संख्या आएगी और 19,999 का अगर हम अंतर ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगी वह संख्या जो घटाया जाए। तो अब देखिए जब दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20,502 और अब इसमें से इतना हमको प्राप्त करना है। तो बस कुछ नहीं, अंतर आप देख लीजिए तो हमें पता चल जाएगा क्या घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 12 में से 9 जाएगा 3 और यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा 5, बाकी 0 0। तो 503 यहाँ पे अंतर आ रहा है दोनों। तो 503 अगर हम लोग घटा देंगे 20,502 में से तो बचेगा कितना, 19,999, ठीक है। तो यहाँ पे 503 जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए 2 किलोग्राम 30 ग्राम, अब 2 किलोग्राम हो जाएगा 2000 ग्राम और 30 ग्राम कितना हो जाएगा 2030 ग्राम, सही है। अब देखिए 3 लीटर और 80 मिलीलीटर, तो 3 लीटर होता है 3000 मिलीलीटर और 80 मिलीलीटर और कितना हो जाएगा 3080 मिलीलीटर, और यहाँ पे लिखा कितना है 380 मिलीलीटर। तो यही गलत है और गलत ही ऑप्शन पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी भी आप देखेंगे तो बाकी ऑप्शंस भी सही हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। 2 और 2/3 समकोणों में दो समकोण, यानी कि 2 गुणे 90 अंश धन 2/3 समकोणों, 2/3 और समकोण, 2 समकोण पूरा और 2/3 एक समकोण। और देखिए 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 2 गुणे 30 अंश, 3 से काटेंगे 90 को 30 हो जाएगा। अब देखिए 180 अंश धन 60 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 240 अंश।
तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो हो जाएगा 240, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 58 है, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। भागा में भाग हो रहा है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब देखिए 21 और 49 के बीच में 7 के जितने गुणज हैं, 7 के गुणज 21 के बाद क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, उसके बाद 35 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक। के बीच बोला है, 21 और 49 के बीच, 21 और 49 को छोड़ के, तो इन गुणजों का योगफल, तो 28, 35 और 42 को जोड़ लीजिए, तो 28 धन 35 धन 42, इसको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो संख्या है उसमें भाग देना है। यह भी मैं बता रहा हूं आपको किससे भाग देना है। तो पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 2 और 5 7 और 8 15, हाथ से लगा 1, 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10, 105 आ जाएगा, ठीक है, ये जोड़ने के बाद। अब इसके बाद जो बोला है वह 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी कि 25 और 30 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, तो वो आ जाएगा 5, ठीक है। 5 सबसे बड़ा होगा जो दोनों को विभाजित करेगा। अब 105 में 5 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। तो तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 21, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। अब 96 के आप गुणनखंडों को लिखते जाइए और जोड़ते जाइए। अब देखिए एक गुणनखंड होता है सभी संख्याओं का, इसके बाद देखिए 2, 96 सम संख्या है, 2 से कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, तो ये सभी गुणनखंड हैं। 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, और 12 से भी, 16 से भी। इसके बाद देखिए 24 भी गुणनखंड होगा। 24 के बाद देखिए क्या होगा गुणनखंड, 32 होगा। 32 के बाद देखिए 48 भी आधा होता है 96 का, तो ये भी, और प्लस 96 खुद, तो इन सभी को आप जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 252। तो ये हो जाएगा सभी 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है 252, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संख्या 60 है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 60 है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पे पहुंचने का समय है। अब 6:14 AM पे गाड़ी निकली, मतलब सुबह सुबह 6 बजे गाड़ी निकली है और वह चली है 13 घंटा 48 मिनट। अब देखिए जब गाड़ी 12 घंटे चली होगी, जब गाड़ी 12 घंटे चली होगी, गाड़ी जो है वह 12 आवर चली होगी, तो वह 6:14 PM हो गया होगा। 6:14 PM मतलब कि शाम के 6:14 बज गए होंगे। अब इसके बाद कितना बचता है, 13 घंटे 48 मिनट है, तो 1 घंटे 48 मिनट इसमें जोड़ लीजिए, 1 घंटे 48 मिनट। तो अब देखिए 48 मिनट आप जोड़ोगे 14 मिनट में, तो ये हो जाएगा 2 मिनट रह जाएगा, और बाकी जो हो जाएंगे वह घंटे में हो जाएंगे, क्योंकि 48 में आप जोड़ोगे 14 तो हो जाएगा 62। अब 62 में 2 मिनट आपका बचा और 1 घंटा अलग पूरा हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 6 और 1 घंटा यहाँ हासिल आ जाएगा, तो ये 2 घंटे हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8:02 PM पे, 8:02 PM पे। तो चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा 8:02 पे गाड़ी जो है वह अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेगी। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद है कि पूरा पेपर जितना मैंने आपको सॉल्व कराया, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स कम से कम आपको शेयर करना है इस वीडियो को, और
कोई भी कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही सारे लिंक्स जितने भी वीडियोस हैं सभी मैंने आपको सॉल्व करा दिए। जितने भी आपके पेपर्स हैं सीटेट से जुड़े हुए, यूपी टेट से जुड़े हुए सभी पेपर्स आपको मिल जाएंगे चैनल पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के पढ़िए। ठीक, अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी जो नोटिफिकेशंस हैं वह आपको मिल पाए। सभी वीडियोस, महत्वपूर्ण वीडियोस जब भी आती हैं तो उसको आप देख पाए। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।